Hello guys, welcome back to our channel part 4 Reborn Story of Love and Hate. Chapter 31 हाँ, हम आपकी बातों पर विश्वास करते हैं। समर्थ अभी आद्या से बातें कर रहा था, तभी कमरे में शुभम आता है। वो समर्थ की तरफ आद्या का फ़ोन बढ़ाते हुए कहता है, ये आद्या का फ़ोन बैटरी लो होने की वजह से स्विच ऑफ हो गया था। मैंने चार्ज कर दिया है, तुम उसे दे देना। वो उठते ही अपना फ़ोन ढूंढेगी। मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं वापस ऑफिस जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शुभम समर्थ को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। आद्या उससे और रुद्रक्षी से अपनी हर बात शेयर करती थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसलिए शुभम को पता था पहले समर्थ ने आद्या के साथ कैसे बिहेव किया था, इसलिए वो उसे देखना तक पसंद नहीं करता था। पर आज जब उसने समर्थ की आंखों में आद्या के लिए पया और परवाह देखी, तब उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही समर्थ है जिसे आद्या को देखना तक पसंद नहीं था। वो ये सब मानना तो नहीं चाहता था, पर उसे समर्थ की आंखों में सच्चाई दिख रही थी। इसलिए उसने समर्थ से ठीक से बात करने की कोशिश की। हालांकि कि उसका गुस्सा समर्थ के प्रति अभी पूरा शांत नहीं हुआ था। कुछ देर बाद आद्या को होश आने लगता है। वो अपना सर पकड़ते हुए उठने की कोशिश कर रही थी। समर्थ की नज़र वो उसे गले लगा लेता है। आद्या के दोनों जन्म मिलकर ये पहली बार था जो समर्थ आद्या के इतने करीब था। कुछ देर बाद वो उससे अलग होता है और उसे सहारा देकर उठाकर बैठा देता है। आद्या ने अभी भी अपना सर पकड़ रखा था। वो खुद को संभालते हुए इधर उधर देखने की कोशिश करती है। उसे अपना सर पकड़ते देख समर्थ कहता है, आद्या आप ठीक है? क्या आपको अभी भी दर्द हो रहा है? समर्थ की आवाज़ सुनकर आद्या उसकी तरफ देखती है और कहती हैं, हम कहाँ हैं? फिर वो सब याद करने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि वो वीर जी को छुड़ाने गई थी। अचानक उसे वीर की याद आती है। वो परेशान होकर कहती हैं, समर्थ बाबा सा वो कहाँ है? क्या वो ठीक है? कहाँ है वो? समर्थ उसे शांत कराते हुए कहता है, आद्या आप शांत हो जाए। बाबा बिल्कुल ठीक है, हमने उन्हें बचा लिया है। वो अभी दूसरे कमरे में आराम कर रहे हैं। समर्थ की बात सुनकर आद्या थोड़ी शांत हो जाती है और आगे कहती हैं, हमें बाबा सा को देखना है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर समर्थ कहता है, आप अभी उनसे नहीं मिल सकती। वो अभी आराम कर रहे हैं और वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसलिए हम उन्हें महल नहीं ले जा सकते हैं। उन्हें पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। तब तक हम उन्हें यही रखना होगा। आद्या को समर्थ की बात सही लगी। अगर ऐसी हालत में वो वीर जी को महल ले गए तो उन पर फिर हमला हो सकता है। फिर आद्या अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहती हैं, आपको आपकी छोटी माँ और उर्वशी की सच्चाई पता चल चुकी है, तो आपने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? आप कब तक ऐसे ही सब देखते रहेंगे? हमें लगता है आपको अब उन्हें उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। वैसे भी उनकी वजह से माँ सा, दादा सा और पता नहीं कितने लोगों ने सहा है। आद्या की बात सुनकर समर्थ उसकी तरफ देखकर कहता है, जल्दी ही वो दोनों उनकी असली जगह पर पहुंच जाएगी। बस 1 हफ्ता और फिर उन्हें उनकी हर किए की सज़ा मिलेगी। तब तक बाबा और दादाजी भी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। उन्हें भी वही सब सहना पड़ेगा जो आपने सहा, माँ ने सहा। समर्थ की बात सुनकर आद्या को थोड़ी शांति मिलती है, क्योंकि वो अब और उन्हें नहीं देखना चाहती थीं। फिर वो समर्थ को घूरते हुए कहती हैं, वैसे आपको कैसे पता चला कि हम उस खंडहर में हैं? हमने तो। समर्थ उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है, आपने ने तो मरने का पूरा प्लान बना लिया था उस जगह अकेले जाकर, और हमने आपकी चिट्ठी पढ़ी थी, इसलिए हम सही वक्त पर वहां पहुंच गए। और आप वहां अकेली क्यों गई थी? आपको क्या लग रहा था वहां आप अकेली जाएगी और बाबा को छुड़ा कर ले जाएंगी? आप एक बार हमें बता तो सकती थी ना। आज अगर हम सही वक्त पर वहां नहीं पहुंचते तो आपको गोली लग सकती थी। आद्या उसकी आंखों में देखकर कहती है, अगर हम आपको बताते तो आप हमारी बातों का विश्वास करते। इस बार समर्थ भी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, हाँ, हम आपकी बातों का विश्वास करते। हम आपकी हम बात का विश्वास करते। आद्या, जरूरी नहीं है जो इंसान एक बार जो गलती करे बार बार वही गलती दोहराएं।
और आप पर विश्वास ना करने की गलती हम पहले ही कर चुके हैं, ये गलती हम बार बार नहीं दोहराएंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर वो अपने मन ही मन कहता है, बहुत कुछ है इन आंखों में जो हमसे छुपा है, पर हमें विश्वास है एक दिन आपके विश्वास के काबिल जरूर बनेंगे। समर्थ की बात सुनकर आद्या उठते हुए कहती हैं, हम जरा फ्रेश होकर आते हैं। फिर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। वहीं समर्थ अपने मन ही मन कहता है, कब तक हमसे भागेगी, एक ना एक दिन हम आपका भरोसा फिर जीत ही लेंगे, और अब तो हमें हमारे सारे सवालों के जवाब भी मिल गए हैं। अब आपको खुद से दूर जाने नहीं देंगे। कुछ देर बाद आद्या फ्रेश होकर वापस आती है। आते ही वो अपना फ़ोन ढूंढती है। आद्या को कुछ ढूंढता देख समर्थ समझ जाता है। वो अपने जेब से उसका फ़ोन बाहर निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, आप शायद यही ढूंढ रही थी, आपके दोस्त ने दिया था, उन्होंने इसे चार्ज कर दिया है। आद्या उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है। समर्थ फिर कहता है, हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा, नहीं तो छोटी माँ को हम पर शक हो सकता है। अब तक तो शायद उन्हें पता भी चल गया होगा। नहीं, अभी उन्हें कुछ पता नहीं चल सकता, आज पूरा दिन वो बहुत बिजी रहने वाली थी, और हमने रंजू से उनका फ़ोन साइलेंट पर करने के लिए कहा था। उन्होंने हमारा काम कर दिया होगा, आद्या कहती हैं। इस पर समर्थ मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ पता है, कितने अच्छे से अपना काम करती है, उनसे एक चिट्ठी तो संभाली नहीं जाती और आपका काम करेंगी। आद्या भी उसे घूरते हुए कहती हैं, शायद आप भूल रहे हैं, आज उसी चिट्ठी की वजह से आप हम तक सही वक्त पर पहुंच पाए। वो अभी ये कह ही रही थी कि उसकी फ़ोन बजने लगा। वो फ़ोन पर नाम देखकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। समर्थ उसी की तरफ देख रहा था। आद्या के चेहरे पर मुस्कान देखकर वो सोचता है, किसका फ़ोन है जिसे देखकर इतना मुस्कुरा रही है। चैप्टर 32 जेलस समर्थ। आद्या भी उसे घूरते हुए कहती हैं, शायद आप भूल रहे हैं, आज उसी चिट्ठी की वजह से आप हम तक सही वक्त पर पहुंच पाए। वो अभी ये कह ही रही थी कि उसकी फ़ोन बजने लगा। आद्या फ़ोन पर नाम देखकर मुस्कुरा रही थी। फ़ोन पर त्रिशूल का नाम फ्लैश हो रहा था। आद्या जल्दी से फ़ोन उठा लेती है। इससे पहले वो कुछ कहती, दूसरी तरफ त्रिशूल की परेशान और बेसब्री से भरी आवाज़ आती है, हेलो आद्या, आप ठीक है? कहाँ है आप? हम कब से आपको फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आद्या उसे शांत कराते हुए कहती हैं, हम ठीक है त्रिशूल, और हमने आपसे कल कहा था ना, आज हमें एक ज़रूरी काम पूरा करना है। आप भूल गए क्या? आद्या के मुंह से त्रिशूल का नाम सुनकर समर्थ अपनी मुट्ठी भिज लेता है। वो अपने मन ही मन कहता है, ओह तो इनका फ़ोन है, क्या ये एक दिन भी आद्या को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं? हमेशा आद्या के आसपास ही मंडराते रहते हैं। समर्थ को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो ये सब बातें अभी मन ही मन कह रहा था। इधर त्रिशूल आद्या की बात सुनकर कहता है, नहीं हमें याद है, पर हम सुबह से आपको फ़ोन कर रहे थे, पर आपका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए हमें आपकी चिंता हो रही थी। समर्थ आद्या के सामने ही खड़ा था, इस वजह से उसे त्रिशूल की आवाज़ भी आ रही थी। त्रिशूल की बातें सुनकर वो अपने मन ही मन कहता है, ये कौन होते हैं, आद्या की चिंता करने वाले, और ये इन्हें क्या ज़रूरत है उनसे इतने प्यार से बात करने की, हमसे तो हमेशा दूर भागती रहती है। वहीं आद्या त्रिशूल की बात का जवाब देते हुए कहती हैं, हम बिल्कुल ठीक है, वो कल हम हमारे फ़ोन को चैप्टर आज करना भूल गए थे, इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। वैसे आपकी तो आज ज़रूरी मीटिंग थी ना, तो आप गए नहीं। दूसरी तरफ से त्रिशूल कहता है, नहीं वो हमने पोस्टपोन कर दी, वो आज माँ के साथ मंदिर जाना था। वैसे आप बताए, आपका जो काम था वो हो गया है, कल आप ऑफिस आ रही है ना? हाँ हमारा काम हो गया है, और हम कल ऑफिस आएंगे, आद्या हल्का सा मुस्कुराकर कहती हैं। वहीं समर्थ का गुस्सा बहुत बढ़ चुका था। वो आद्या की तरफ देखकर कहता है, हम गाड़ी में बैठे हैं, आपकी बातें जब खत्म होंगी तो आप आ जाना। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि आद्या किसी और से इतने प्यार से बात करती हैं। वहीं आद्या त्रिशूल से कहती हैं, अच्छा त्रिशूल, हम आपको बाद में फ़ोन करते हैं,
अभी हमें कोई और काम है। बाय। इतना कहकर वो फ़ोन काट देती है और घर से बाहर निकल जाती है। वहीं गाड़ी में समर्थ बैठा आद्या का इंतजार कर रहा था। वो मन ही मन कहता है, ऐसी भी क्या बात कर रही है जो इतना वक्त लग रहा है। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे घर से आद्या आते हुए दिखाई देती है। वो आद्या को देखकर थोड़ा शांत हुआ। आद्या सीधे आकर गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ देर में वो महल पहुंच जाते हैं। पूरे रास्ते ना तो समर्थ ने कुछ बात की और ना ही आद्या ने, दोनों ही पूरे रास्ते चुप थे। आद्या गाड़ी उतरकर महल के अंदर जाती है। वहीं अंदर अब तक रक्षित के माँ बाप घर जा चुके थे। सिर्फ रक्षित ही नहीं गया था। आद्या जैसे ही अंदर आती हैं तो सब हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। उसके पीछे समर्थ भी अंदर आता है। वंदना समर्थ और आद्या को साथ देखकर कुछ ज्यादा हैरान नहीं हुई। इन कुछ महीनों में उसने समर्थ के स्वभाव में बदल देखा था। जो समर्थ आद्या को देखना तक पसंद नहीं करता था, वो अब आद्या के लिए उससे बहस करता था। फिर वंदना अपना नाटक चालू करते हुए कहती हैं, समर्थ कहाँ थे तुम? यहाँ तुम्हारे बहन का रिश्ता पक्का हो गया और तुम्हारा तो कुछ आता पता ही नहीं था। उद्धरण चिन्ह। समर्थ अब तक वंदना के हर रूप से वाकिफ हो चुका था। वो भी अपना ड्रामा शुरू करते हुए उसे गले लगाकर कहता है, सॉरी छोटी माँ, वो हमारी एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ा। वैसे आप कह रही थी हमारी बहन का रिश्ता पक्का हो गया है, पर किसके साथ? अरे ये जो तुम्हारे पीछे खड़ा है ना, तुम्हारा दोस्त, उसने चुरा लिया है तुम्हारी बहन को तुमसे। वंदना रक्षित की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं। रक्षित का नाम सुनकर समर्थ हैरानी से उसकी तरफ देखता है। रक्षित उसी की तरफ देख रहा था। समर्थ रक्षित के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। समर्थ का एक्सप्रेशन लेस चेहरा देख रक्षित थोड़ा डर जाता है। वो जैसे ही कुछ कहने वाला था, समर्थ उसे गले लगा लेता है। फिर वो उससे अलग होकर कहता है, हम आपके और रोहिणी के लिए बहुत खुश है। समर्थ को खुश देखकर रक्षित एक चैन की सांस लेता। कुछ देर बाद समर्थ और रक्षित स्टडी रूम बैठे थे। सामने वंदना के प्रूफ पड़े थे। समर्थ के चेहरे पर इस वक्त गुस्से के भाव थे। चैप्टर 33 फॉर वही सपना फॉर वही अवाय। कुछ देर बाद समर्थ और रक्षित स्टडी रूम बैठे थे। सामने वंदना के खिलाफ प्रूफ पड़े थे। समर्थ के चेहरे पर इस वक्त गुस्से के भाव थे। रक्षित समर्थ की तरफ देखकर हैरानी से कहता है, इसका मतलब वीर अंकल जिंदा है। समर्थ बस हाँ में हिला देता है और गुस्से से कहता है, हाँ वो जिंदा है। आज अगर आद्या नहीं होती तो शायद हम कभी उन्हें देख भी नहीं पाते। हमने छोटी माँ पर भरोसा करके हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। उनकी वजह से हम अपने बाबा से दूर रहे। उन्हें हमारी माँ की जगह दी और उन्होंने हमें हमारी माँ से दूर कर दिया। हमारे दादाजी को मारने की कोशिश की, आद्या को मारने की कोशिश की। बस अब और नहीं, हम उन्हें और उर्वशी उनके किए की सजा जरूर देंगे। रक्षित हैरानी से कहता है, उर्वशी? हाँ उर्वशी, वो भी इन सब में बराबर की हिस्सेदार हैं। समर्थ गुस्से से दांत पिसते हुए कहता है, मगर वो ऐसा क्यों कर रही हैं? और इसका मतलब तुम जिस ढूंढ रहे हो वो लड़की उर्वशी नहीं है। रक्षित कहता है, वो ऐसे क्यों कर रही है ये तो हमें पता नहीं, पर जल्द ही हम वो भी पता लेंगे। और रही बात हमारी प्रिंसेस की, तो वो उर्वशी नहीं है। समर्थ शांत भाव से कहता है, क्या वो लड़की उर्वशी नहीं है तो कौन है? और वो उर्वशी के पास जो कंगन है उसका क्या? रक्षित कंफ्यूज्ड होकर कहता है, वो कंगन नकली हैं। समर्थ अब उठकर खिड़की के पास जाता है और खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है। रक्षित समर्थ की बात सुनकर और हैरान हो जाता है। वो फिर कहता है, वॉट? तो फिर असली कंगन कहाँ है? और अब तुम उस लड़की को कैसे ढूंढोगे? असली कंगन आद्या के पास है। आद्या है हमारी प्रिंसेस, जिन्हें हम पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे थे। समर्थ शांत भाव से कहता है। वो आगे फिर कहता है, देखिए हमारे किस्मत ने हमारे साथ कितना गंदा मजाक किया है। जिन्हें हम हर जगह ढूंढ रहे थे उनसे ही हमारी शादी हो गई। जिनसे हमने हमेशा हंसाने का वादा किया, हमने उन्हें ही सबसे ज्यादा रुलाया।
आज हमारे एक गलत विश्वास की वजह हम उनसे हमेशा दूर होने के कगार पर है। और उन्हें तो हम याद तक नहीं है। ये सब कहते वक्त समर्थ का गला भर आया था। रक्षित समर्थ का दर्द समझ रहा था। उसे पता था समर्थ के लिए वो लड़की कितनी खास थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्योंकि वो समर्थ के साथ तब थी जब समर्थ बिल्कुल अकेला हो गया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, तब वो उसे एक अच्छे दोस्त के रूप में मिली थीं। जब समर्थ उससे दूर हुआ तब समर्थ को अपने प्यार का एहसास हुआ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, समर्थ ने उसे ढूंढने के लिए न जाने अपने कितने आदमियों को पूरे देश में फैला लिया था, पर उसे वो लड़की नहीं मिली। फिर अचानक एक दिन समर्थ को उर्वशी के पास से वो कंगन मिला था। हालांकि कि उसने उसके बारे में पता लगाने की हर कोशिश की थी, पर उर्वशी के साथ वंदना थी जिसे समर्थ के हर राज के बारे में पता था। इस वजह से वो समर्थ को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गई थी जिसे वो ढूंढ रहा है वो उर्वशी है। रक्षित समर्थ से कहता है, याद नहीं है मतलब। फिर समर्थ उसे सब बता देता है। रक्षित समर्थ की तरफ देखता है, जो किसी सोच में डूबा था। फिर वो बात बदलते हुए कहता है, देखा मैंने कहा था ना, तुम गलत हो और मेरी सुंदर बहना सही है। वो सबसे पहले हमारी पत्नी है, समझे आप। समर्थ उसे घुरते हुए कहता है, हाँ तो वो मेरी बहन भी है और मैं तुम्हारा साला। अपने साले को कोई ऐसे आंखें दिखाता है क्या? रक्षित अपने बालों में हाथ फिरते हुए कहता है, वैसे आप शायद भूल रहे हैं, आप हमारे साले बन चुके हैं और हमारा बनना अभी बाकी है। कहो तो हम। समर्थ अपनी बात जानबूझकर अधूरी छोड़ देता है। समर्थ की बात सुनकर रक्षित के हाथ जो अभी अपने बाल संवार रहे थे वो रुक जाते हैं। फिर वो खिसियाते हुए कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। पर हम मजाक नहीं कर रहे थे। समर्थ कहता है। उसकी बात सुनकर रक्षित कहता है, अरे यार गलती हो गई, माफ कर दो। एक तरफ तुम हो जो अपने दोस्त का घर अभी तक बसा भी नहीं है, उसको उजाड़ने की बात कर रहे हो, और वो शुभम है जिससे तुम्हारी बहन शादी करने जा रही थी। शुभम? समर्थ हैरानी से कहता है, हाँ शुभम, रक्षित कहता है। फिर वो उसे कल का सारा किस्सा बता देता है। रक्षित की बात सुनकर समर्थ को हंसी आ रही थी। वो समझ चुका था ये सब कुछ आद्या का किया धरा है। समर्थ को हंसता देख रक्षित उससे असमंजस से कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? समर्थ अपनी हंसी रोकते हुए कहता है, शुभम आद्या का दोस्त है, और रोहिणी के लिए किसी अजय नाम के लड़के का रिश्ता आया था और वो आज ही इंडिया आने वाला है। समर्थ की बातें सुनकर रक्षित का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे इस बात का कोई अंदाजा तक नहीं था कि वो सब एक नाटक होगा। वो हैरानी से कहता है, मतलब वो सब नाटक था? समर्थ अपना सर हाँ में हिला देता है और फिर हंसने लगता है। दूसरी तरफ आद्या अपने कमरे बस अभी फ्रेश होकर ही आई थी, तभी कमरे में रोहिणी आ जाती है। रोहिणी आते ही उसे गले लगाकर कहती हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाभी सा, आज आपकी वजह से हमारा और रक्षित जी रिश्ता पक्का है। आद्या उसका गला छूकर कहती हैं, हम आपके और रक्षित भाई सा के लिए बहुत खुश है। वैसे मासा हमें बता रही थी कि एक हफ्ते बाद सगाई का मुहूर्त निकाला है। इस पर रोहिणी शर्मा कर हाँ में सर हिला देती है। कुछ देर ऐसी ही बात कर वो अपने कमरे में चली जाती है। आधी रात का वक्त, समर्थ गहरी नींद में था। उसे सपने में कुछ धुंधली तस्वीरें दिखाई दे रही थी। उस तस्वीरों में एक बंद फैक्ट्री में एक लड़की दिखाई दे रही थी, पर समर्थ उस लड़की का चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक उस फैक्ट्री में आग लग जाती है। समर्थ के कानों में फिर वही आद्या की आवाज गूंजने लगी, समर्थ हम सच कह रहे हैं, ये दोनों हमें मार देंगी। समर्थ हमें बचा लीजिए। समर्थ जल्दी अपनी आंखें खोलता है। वो इस वक्त पूरी तरीके से पसीने में भिगा हुआ था, हालांकि कि कमरे में आग अभी भी चालू थी। समर्थ खुद को संभालता है और फिर आद्या की तरफ देखता है। आद्या सुकून से सो रही थी। वो उठकर बालकनी में चला जाता है। आज चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। कुछ देर बालकनी में खड़े रहकर समर्थ को अब अच्छा लग रहा था। वो अपने मन ही मन कहता है, फिर वही सपना, फिर वही आवाजें, क्यों
क्यों बार बार एक ही सपना दिख रहा है? हमेशा इस सपने से एक अजीब बेचैनी सी होती है। हमें चाहकर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमेशा दिल में एक डर सा लगा रहता है। ऐसा लगता है इसी वजह से आद्या हमसे दूर जा रही है। चैप्टर 34 प्रपोजल डिज़ाइन। समर्थ कुछ देर ऐसे बालकनी में खड़ा रहकर ठंडी हवा को महसूस कर रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहकर अब उसके बेचैन मन को थोड़ी शांति मिल चुकी थी। पर उसके सवाल नहीं खत्म हुए थे। कुछ देर बाद वो अंदर आता है। अंदर आते ही उसकी नज़र सोती हुई आद्या पर जाती है, जो आज बिना किसी चिंता के आज सुकून से सो रही थी। नींद में उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। समर्थ अब आद्या के पास जाता है। वो धीरे से उसके चेहरे पर आए बालों को एक एक करके हटा देता है। वो अपने मन ही मन कहता है, कभी नहीं सोचा था जिस सुकून को हम हर जगह ढूंढ रहे थे वो सुकून हमारे पास पहले से ही था। अब आपको खुद से दूर जाने नहीं देंगे। फिर वो हल्के से उसका माथा चूमते हुए कहता है, बहुत डर लगता है अब आपको खोने से। अगले दिन वंदना सुबह से अपने आदमियों को फ़ोन लगा रही थी, पर उनमें से कोई भी उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसने उर्वशी को भी फ़ोन करके देखा पर वो भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। गुस्से से वंदना अपना फ़ोन ज़मीन पर पटक देती है। वो गुस्से से कहती हैं, कहाँ मर गए सब के सब? कोई भी मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं वो वीर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे एक बार जाकर देखना होगा। फिर वो ज़मीन पर पड़ा अपना फ़ोन उठाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ आद्या आज ऑफिस आई थीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब तक ऑफिस में उसके काफ़ी सारे दोस्त बन चुके थे, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे पसंद नहीं करते थे। उनमें से एक रिया भी थी। जब से आद्या की वजह से रिया को वार्निंग लेटर मिला था, तब से वो आद्या से नफरत करने लगी थी। उसे इस बात से भी बहुत जलन होती थी कि आद्या को कंपनी में आए अभी 6 महीने भी नहीं हुए और उसकी दोस्ती कंपनी के सीईओ से है, और उसकी खूबसूरती की वजह से ऑफिस के सारे मेल कॉलीग्स उसे के आगे पीछे घूमते हैं। इस बात से उसे बहुत चिढ़ होती थी। जैसे ही रिया की नज़र अंदर आती आद्या पर जाती है, वो थोड़ी तेज आवाज़ में कहती हैं, अरे आद्या, तुम आ गईं। मुझे लगा तुम आज भी छुट्टी लेने वाली हो। वैसे तुम्हें ऑफिस आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, आखिर खुद कंपनी के सीईओ जो तुम्हारे दोस्त हैं। तुम्हें भला डांटने वाला कौन होगा? आद्या कुछ कहती उससे पहले ही मधु रिया से कहती, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? अगर वो छुट्टी लेती भी है तो वैसे भी उसने पहले ही लीव के लिए अप्लाई कर दिया था। और रही बात सीईओ से उसकी दोस्ती की, तो वो उसका पर्सनल मैटर है, और वो इस बात का तुम्हारी तरह कभी शो ऑफ नहीं करती। और तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। उद्धरण चिन्ह। मधु रिया की सीनियर थी, इस वजह से रिया कभी मधु के खिलाफ नहीं जा सकती थी। तभी आद्या कहती, छोड़िए मधु, आप क्यों सुबह सुबह इनके मुंह लगती है। वो दोनों अभी बात ही कर रहे थे, तभी वहां पर त्रिशूल का असिस्टेंट कैटन वहां आ जाता है। कैटन को देखकर सब अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। कैटन सबकी तरफ देखकर कहता है, त्रिशूल सर आ रहे हैं, उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां पीछे से त्रिशूल और सोहम भी आते हैं। उनके आते ही सब उन्हें ग्रीट करते हैं। त्रिशूल सबकी तरफ देखकर कहता है, मैं यहाँ आज एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने आया हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हर साल हमारी कंट्री एक ज्वेलरी एग्जीबिशन होता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। और हर साल की तरफ इस साल भी हमारी कंपनी का कोई एक एम्प्लॉय उस एग्जीबिशन में हिस्सा लेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पर इस साल हम उस एम्प्लॉय को कुछ अलग तरह से सेलेक्ट करेंगे। इस बार उस एग्जीबिशन में वो एम्प्लॉय जाएगा जिसके डिज़ाइंस खन्ना इंडस्ट्रीज़ के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। इसलिए इस बार खन्ना इंडस्ट्रीज़ के लिए आप सब एक एक प्रपोजल डिज़ाइन करेंगे और जिसके भी डिज़ाइन सेलेक्ट होंगे वो इस बार ज्वेलरी एग्जीबिशन में हिस्सा लेगा। आप सबको आपके डिज़ाइंस एक हफ्ते में डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जमा करने हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से और ईमानदारी से मेहनत करेंगे। सब एक साथ यस सर कहते हैं। गुड, यू गाइज नाउ कैरी ऑन योर वर्क। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है।
उसके जाते ही ऑफिस में एक बार फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ वंदना उस खंडहर में आई थी, पर उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता है। वो पूरे खंडहर में ढूंढती है, पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। वो परेशान होकर खुद से बात करते हुए कहता है, यहाँ कोई नहीं है, ना ही मेरे आदमी और ना ही वीर। कहाँ गए सब? कहीं किसी ने वीर को बचा तो नहीं लिया? नहीं नहीं, ऐसे कैसे? कोई यहाँ कैसे आ सकता है? मगर फिर वीर गया कहाँ? और यह इस उर्वशी, उसका भी कुछ पता नहीं। कल से उसे फ़ोन लगा रही हूँ पर उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा है। अब क्या करूँ? अगर वो वीर समर्थ तक पहुँच गया तो मेरी 15 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। फिर वो अपने कुछ आदमी महल के आसपास लगा देती है ताकि अगर वीर महल में आए भी तो वो आदमी उसे बाहर ही पकड़ ले। एक हफ्ते बाद आद्या का ऑफिस। आज आद्या के ऑफिस में सबको अपने अपने प्रपोजल डिज़ाइन सबमिट करने की लास्ट डेट थी। आद्या भी अपना प्रपोजल आज ही सबमिट करने वाली थी। अभी लंच टाइम हो गया था। वहीं अपने जगह पर बैठी रिया बार बार आद्या की तरफ देख रही थी। वो आद्या के बाहर जाने का वेट कर रही थी, पर आद्या अभी भी अपने काम में लगी थी। रिया कुछ प्लान करके आई थी। चैप्टर 35 वंदना को पता चली सच्चाई। एक हफ्ते बाद आद्या का ऑफिस। आज आद्या के ऑफिस में सबको अपने अपने प्रपोजल डिज़ाइन सबमिट करने की लास्ट डेट थी। आद्या भी अपना प्रपोजल आज ही सबमिट करने वाली थी। अभी लंच टाइम हो गया था। वहीं अपने जगह पर बैठी रिया बार बार आद्या की तरफ देख रही थी। वो आद्या के बाहर जाने का वेट कर रही थी, पर आद्या अभी भी अपने काम में लगी थी। तभी वहां पर मधु आ जाती है, जो कि आद्या को लंच के लिए ले जाने आई थी। मधु आद्या के हाथों से फाइल लेते हुए कहती हैं, ये सब बाद में, पहले लंच करते हैं। अरे बस लास्ट पेज बचा है, ये कंप्लीट होते ही आते हैं। आद्या फाइल लेने की कोशिश करते हुए कहती हैं, पर मधु अपने हाथ ऊपर करती हैं और कहती हैं, नहीं पहले लंच फिर काम। अच्छा ठीक है, चलते हैं, आद्या कहती हैं। फिर दोनों कैफेटेरिया की तरफ चली जाती है। वहीं कब से इंतजार करती रिया ने जैसे ही आद्या को कैफेटेरिया की तरफ जाते देखा वैसे ही वो अपनी जगह से एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उठी। फिर वो आद्या के डेस्क के पास चली जाती है। फिर वो उसके डेस्क पर कुछ ढूंढने की कोशिश करती है, पर वो जो चीज ढूंढ रही थी वो उसे वहां नहीं मिलती। अचानक उसकी नज़र डेस्क के ड्रॉवर पर जाती है। वो उस ड्रॉवर को खोलने की कोशिश करती है, पर वो ड्रॉवर लॉक था। वो झुंझलाते हुए कहती हैं, अब क्या करूं, ये तो लॉक है। फिर वो कुछ सोचकर अपने बालों से हेयरपिन निकालती है और खोलने की कोशिश करती है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार वो लॉक खुल जाता है। फिर वो जल्दी से ड्रॉवर खोल उसमें कुछ ढूंढने लगती। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे एक ब्लू कलर की फाइल मिलती है। फिर वो जल्दी से उस फाइल के अंदर देखती है। फिर वो खुद से बात करते हुए कहती हैं, मिल गए, चलो अब जल्दी से यहाँ से चली जाती हूँ। फिर वो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपने मन ही मन कहती हैं, अब देखती हूँ तुम कैसे एग्जिबिशन में जाती हो, क्योंकि इस बार त्रिशूल सर के साथ एग्जिबिशन में तो मैं ही जाऊंगी। शाम का वक्त। आद्या अभी अभी ऑफिस से आई थी। तभी उसे शुभम का फ़ोन आता है। आद्या फ़ोन उठाकर कहती हैं, कैसे है आप शुभम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हम भी ठीक है। वैसे कल रोहिणी की सगाई है और उसने आपको भी इनवाइट किया है, आप आएंगे ना? आद्या एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहती हैं, हाँ मुझे रोहिणी ने फ़ोन किया था, मैं कल जरूर आऊँगा। वैसे मुझे अभी समर्थ ने फ़ोन किया था, वो कह रहा था कल वो राजा सा को महल ले जाने वाला है। शुभम कहता है, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता पर बाबा सा अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। आद्या कहती हैं, हाँ वो अब पूरी तरह से ठीक है। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें राजा सा के जिंदा होने की बात कैसे पता चली? शुभम थोड़ा सीरियस होकर कहता है। फिर आद्या उसे उस रात के बारे में बताती ही जब उसने वंदना की बातें सुनी थी, और उसके बाद जो कुछ भी उसे पता चला वो सब शुभम को बता देती है। कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद वो फ़ोन रखकर अपने कमरे में चली जाती है।
उसने ध्यान नहीं दिया था किसी ने बातें सुन ली थी। वंदना ने आद्या की सारी बातें सुन ली थी। वो गुस्से से कहती हैं, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। आद्या, तुमने मेरे रास्ते में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने मेरी 15 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब तुम्हें मरना होगा। फिर वो अपने फ़ोन में से किसी को फ़ोन लगाती है। कुछ देर में सामने वाला इंसान उसका फ़ोन उठा लेता है। वंदना उस इंसान से कहती हैं, तुम्हें एक लड़की का फ़ोटो भेज रही हूँ। मुझे कल तक उसकी लाश देखनी है। पैसे काम हो जाने के बाद मिल जाएंगे। अभी कुछ एडवांस भेज रही हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, काम हो जाएगा। कल तुम्हारी आंखों के सामने ही उसे मार दूंगा। अपने कहे शब्दों पर खरा उतरना। आज तक निराश नहीं किया है, उम्मीद है आगे भी नहीं करोगे। इतना कहकर वो फ़ोन काट देती है और अपने गुस्से से लाल आंखों से कहती हैं, पिछली बार बच गई थी पर इस बार नहीं बच पाओगी। वहीं आद्या जब अपने कमरे में वापस आती है, समर्थ आज ऑफिस से जल्दी आ चुका था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्योंकि उसे और विहान समर्थ के बुआ का बेटा को दोनों को साथ मिलकर सगाई की तैयारी करनी थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, अब तक सारी तैयारियां हो चुकी थी। आद्या जब कमरे में आए तो समर्थ अपने फ़ोन पर किसी से कुछ बात कर रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, आद्या एक नज़र उसे देखती है जो किसी से बात करने में बिजी था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसलिए आद्या वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। कुछ देर बाद जब वो फ्रेश होकर वापस आई तो समर्थ कमरे में नहीं था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसने सोचा शायद नीचे गया होगा, उसे समर्थ से कुछ बात करनी थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसलिए जैसे ही वो बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ जाने को हुई, किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये समर्थ था जो अभी अभी कपड़े चैप्टर ऑन्च कर आया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, समर्थ के ऐसे खींचने की वजह से आद्या सीधे जाकर उसके सीने से जा लगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसने अपना सर उठाकर देखा तो समर्थ उसे ही देख रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, आद्या बस अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से समर्थ की आंखों में देख रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, फिर समर्थ ने आगे बढ़कर उसे बालों को जो उसके चेहरे पर आ रहे थे उन्हें हटाने लगा। समर्थ की छुवन से आद्या ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की उसके आंखों के सामने एक बार फिर से उसके पिछले जन्म की कड़वी यादें आने लगी। वो यादें याद आते हैं उसने अपनी आंखें खोली और समर्थ की बाहों से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी, पर समर्थ अभी भी आद्या में ही खोया था। आद्या ने थक हार कर समर्थ को धक्का देकर दूर कर दिया और हकलाते हुए कहती हैं, ये आप, ये आपको कुछ काम था। समर्थ को आद्या का खुद से दूर करना बिल्कुल अच्छा नहीं, पर फिर भी वो उससे कहता है, हाँ वो आप तैयार हो जाए, हमें बाबा से मिलने जाना है। अभी अचानक सब ठीक है? बाबा सा ठीक है? आद्या घबराते हुए पूछती है। हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बस हम कल उन्हें महल वापस लाना चाहते हैं, इसलिए हमें आज उनसे मिलना होगा। समर्थ उसे शांत कराते हुए कहता है। चैप्टर 36, समर्थ और वीर जी का आमना सामना। हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बस हम कल उन्हें महल वापस लाना चाहते हैं, इसलिए हमें आज उनसे मिलना होगा। समर्थ उसे शांत कराते हुए कहता है। समर्थ की बात सुनकर आद्या एक राहत की सांस लेती है। फिर वो अपना सर हाँ में हिलाकर कहती हैं, ठीक है, हम अभी तैयार हो जाते हैं। इतना कहकर वो कबर्ड से अपने लिए कपड़े निकाल लेती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। आद्या के वहाँ से जाने के बाद समर्थ मन ही मन कहता है, आज पता चला जब कोई आपसे प्यार करे और वो इंसान आपसे दूर जाने की कोशिश करे तो कैसा लगता है। आज हम भी उसी जगह पर है जहाँ एक वक्त आप थी। बस फ़र्क इतना है कि आपके आंखों में हमें वो नफ़रत नहीं दिखाई देती जो एक वक्त आपको हमारी आंखों में दिखाई देती थी। कुछ देर बाद आद्या और समर्थ शुभम के घर के सामने थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, आद्या दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। उसके पीछे ही समर्थ था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, वीर जी अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे पर उन्हें अभी ये पता नहीं था कि उनकी जान किसने बचाई थी। उनकी केयर करने के लिए समर्थ ने एक केयरटेकर और एक नर्स रखी थी। एक हफ्ते में समर्थ और आद्या में से कोई भी वीर जी से मिलने नहीं आया था।
क्योंकि ऐसा करने से वंदना को पता भी चल सकता था। वो दोनों चलते चलते उनके कमरे के बाहर पहुंच चुके थे। इस वक्त घर में उन तीनों के अलावा कोई नहीं था। समर्थ ने सबको घर से बाहर भेज दिया था। आद्या दरवाजा खोलने ही वाली थी, पर फिर कुछ सोचकर वो रुक गई। फिर वो समर्थ की तरफ पलटकर कहती हैं, हमें लगता है पहले आपको अंदर जाना चाहिए। हम तब तक बाबा सा के लिए सूप बनाकर लाते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो बिना समर्थ के जवाब का इंतजार किए वहां से चली जाती है। वो इस वक्त समर्थ की हालत अंदाजा लगा पा रही थी, इसलिए उसे उन दोनों को अकेला छोड़ना सही समझा। वहीं आद्या के जाने के बाद समर्थ एक गहरी सांस लेकर दरवाजा खोल देता है और अंदर चला जाता है। अंदर वीर जी बेड पर आराम कर रहे थे। समर्थ इतने सालों बाद अपने बाबा को सही सलामत देख खुशी से आंखें भर आई थीं। वो खुद को संभालते हुए वीर जी की तरफ बढ़ता है। वो उनके पास नीचे जमीन पर बैठकर भर आए गले से कहता है, बाबा। समर्थ ने ये सब भले ही धीरे से कहा था, पर वीर जी, जो अपनी आंखें बंद कर लेटे थे, उन्होंने जैसे ही किसी को अपने लिए बाबा पुकारते सुना वैसे ही उन्होंने झट से आंखें खोल दीं। वो उठकर देखते हैं तो उनके सामने 28-29 साल का लड़का जमीन पर अपना सर नीचे झुकाए बैठा था। वो उसे देखकर पूछते हैं, कौन है आप? और इससे आगे वो कुछ कहते समर्थ अपना सर ऊपर उठाकर कहता है, बाबा, हम। वो समर्थ कुछ कहने से घबरा रहा था। उसे डर था, अगर वीर जी ने उसे अपना बेटा मानने से इनकार किया तो। वो इसी सोच में था तभी उसे वीर जी की लड़खड़ाती हुई आवाज आती है, सा समर्थ। उन्होंने एक झटके में ही समर्थ को पहचान लिया था। वंदना काफी बार उन्हें समर्थ की फोटोज, उसकी वीडियो दिखा चुकी थी। उन्होंने आज तक समर्थ को सिर्फ फोटोज या वीडियो में ही देखा था, पर उन्हें समर्थ का चेहरा अच्छे से याद था। उसका चेहरा थोड़ा उनसे ही मिलता था। समर्थ ने जैसे ही वीर जी की मुंह से अपना नाम सुना उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। समर्थ जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर कहता है, हाँ बाबा, हम समर्थ है, आपके समर्थ। इतने सालों बाद समर्थ को अपने सामने देखकर वीर जी की आंखें भी नम हो चुकी थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था जिस समर्थ से मिलने की वो हर रोज प्रार्थना कर रहे थे, आज वो समर्थ खुद उनकी आंखों के सामने था। समर्थ जल्दी से खड़ा होता है और उन्हें कसकर गले लग जाता है। अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। वो उनके गले लगकर किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है। समर्थ अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार वीर जी से ही करता था। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद समर्थ उनसे अलग हो जाता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, हमने आपको बहुत याद किया बाबा। अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने देंगे। हमें माफ कर दीजिए बाबा, हम आप तक पहले नहीं पहुंच पाए। समर्थ की बातें सुनकर वीर जी उसका हाथ पकड़ कर कहते हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है, जो हमने वंदना जैसी घटिया औरत पर विश्वास किया। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। ये आद्या थी जिसके हाथ में सूप का ट्रे पकड़ी थी। आद्या थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? वीर जी आद्या की आंखों में ही देख रहे थे। उन्हें आद्या की नीली आंखें देख किसी की याद आ गई। उन्होंने आद्या को पहचान लिया था। समर्थ उसकी तरफ देखकर कहता है, आइए ना आद्या। फिर वो वीर जी की तरफ देखकर कहता है, बाबा, ये हमारी पत्नी आद्या है। आज आप इनकी वजह से ही हमारे सामने हैं। इन्होंने ही आपकी जान बचाई थी। समर्थ की बात सुनकर आद्या हैरानी से समर्थ की तरफ देखती है। उसे समर्थ का बिहेवियर कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर वो वीर जी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती हैं, अब आपकी तबीयत कैसी है बाबा सा? वीर जी अभी भी एकटक आद्या की तरफ ही देख रहे थे। वो मन ही मन कहते हैं, बाबा सा ने हमसे किया वादा पूरा किया, हमारी अमानत का ख्याल रखा। वो आद्या को नम आंखों के साथ कहते हैं, हम बिल्कुल ठीक है। आद्या, इधर आइए। आद्या चुपचाप उनके पास चली जाती है। वो उसके सर पर हाथ फेरकर कहते, आज आपकी वजह से हम वंदना की कैद से आज़ाद है। आज आपकी वजह से हम हमारे समर्थ को देख पाए हैं।
आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, समझ नहीं आ रहा है कि आपका किसी मुंह से शुक्रिया अदा करे। हमने आपको बाबा सा कहा है। आप पिता है हमारे और बच्चे कभी अपने माँ बाप पर एहसान नहीं करते। ये उनका फ़र्ज होता है और हमने अपना फ़र्ज पूरा किया है। हमने मासा से वादा किया था हम उन्हें उनकी खुशियाँ लौटा कर रहेंगे। आद्या वीर जी से कहती हैं। आद्या की बातें सुनकर एक बार फिर वीर जी की आंखें नम हो गई थी। कुछ देर बाद आद्या और समर्थ गाड़ी में बैठे थे। आज समर्थ खुद ड्राइव कर रहा था। अब तक रात के 10:30 बज चुके थे। आद्या गाड़ी में ही सो चुकी थी। हवा की वजह से उसके बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे। समर्थ की नज़र जब सोती हुई आद्या पर जाती है तो एक नज़र चांद को देखता है और फिर खुद से कहता है, समझ नहीं आता कौन ज़्यादा खूबसूरत है, ये चांद जिस पर दाग है या फिर ये चांद जो बेदाग है। कुछ देर में वो महल पहुंच जाते हैं। आद्या अभी भी गहरी नींद में थी। फिर समर्थ उठकर उसे गोद में उठाता है और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कमरे वो आद्या को ध्यान से बेड पर सुला के खुद फ्रेश होने चला जाता है। अगले दिन आज सुबह से पूरे महल में चहल पहल थी। सगाई का मुहूर्त दोपहर का था। अब तक रक्षित और उसके घर वाले आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ वंदना किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो गुस्से से कहती हैं, अभी मेरी बेटी की सगाई है, इसलिए अभी उसे कुछ मत करना, मैं तुम्हें जब मैसेज करूँगा तब उसे मार देना। एक बार इस सगाई को हो जाने दो फिर तुम्हें उसे जैसे मारना है मार देना। इतना कहकर वो फ़ोन रखकर सबके साथ आ बैठ जाती है। कुछ ही देर में रोहिणी, आद्या और वर्तिका समर्थ की बुआ की बेटी के साथ नीचे आ रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आज रोहिणी ने एक ग्रीन कलर का राजस्थानी लहंगा पहना था और अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। रक्षित जो कि समर्थ के पास ही खड़ा था वो मुंह खोल रोहिणी को देख रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वहीं समर्थ का हाल भी कुछ ऐसा ही था। आद्या ने एक पिंक कलर का राजस्थानी लहंगा जिस पर छोटे मोती लगे थे और उसने बालों का जूड़ा बना रखा था। वो तीनों चलते चलते अब उनके पास खड़ी हो गई थी। इससे पहले कोई कुछ कहता उनके पास शुभम आ जाता है। शुभम बारी बारी आद्या और रोहिणी को गले लगा लेता है। वहीं शुभम के ऐसे गले लगने से समर्थ और रक्षित उसे गुस्से में घूरने लगते हैं। आद्या शुभम से अलग होकर कहती हैं, हमें लगा आप नहीं आएंगे। ऐसे कैसे नहीं आते, आखिर आपको और रोहिणी को नाराज थोड़ी कर सकते थे। शुभम कहता है तो दोनों मुस्कुरा देती है। वहीं वहां खड़े दो आदमी उसे और दोनों लड़कियों को घूर रहे थे। रक्षित समर्थ के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, भाई कहीं ये नाटक करते करते सीरियस तो नहीं हो गया ना। आपकी की तो आज फिर भी सगाई हैं, पर हमारा क्या, एक तो वैसे भी आद्या हमसे दूर रहती है। समर्थ मुंह बनाते हुए कहता है। चैप्टर 37 आद्या पर हुआ हमला। आपकी की तो आज फिर भी सगाई हैं, पर हमारा क्या, एक तो वैसे भी आद्या हमसे दूर रहती है। समर्थ मुंह बनाते हुए कहता है। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों तो अपने में ही मस्त थे। तभी उन्हें किसी के खांसने की आवाज़ आती है। वो तीनों सर घुमाकर देखते हैं तो रक्षित था जो खांस रहा था। खांसना तो सिर्फ एक बहाना था, असल में रक्षित रोहिणी का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था, इसलिए वो खांसने का नाटक कर रहा था। जैसे ही रोहिणी की नज़र रक्षित पर जाती है वो चिंता से कहती हैं, आप ठीक है ना रक्षित जी, रुके हम अभी पानी लाते हैं। तभी रक्षित कहता, मैं अब ठीक हूँ। फिर रोहिणी शुभम की तरफ देखकर कहती हैं, ये है हमारे मंगेतर रक्षित जी। जी मुझे पता है, हम सब पहले मिल चुके हैं। शुभम रक्षित की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है। रक्षित भी अक्ल से अपना हाथ आगे बढ़ाकर हाथ मिला लेता। फिर रोहिणी वर्तिका की तरफ मुड़कर कहती हैं, ये है हमारी बुआ की बेटी, हमारी बहन वर्तिका, और वर्तिका ये है शुभम जी, हमारे और भाभीसा के दोस्त। शुभम जब वर्तिका की तरफ जाती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। वर्तिका ने भी नीले रंग का राजस्थानी लहंगा पहना था और अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। वो भी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। शुभम वर्तिका की तरफ देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है,
आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम शुभम है। वर्तिका भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती हैं। जी हमें भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, हमारा नाम वर्तिका है। तभी वहाँ पर घर के सब लोग आ जाते हैं। संगीता जी यानी रक्षित का माँ कहती हैं, हमें लगता है अब हमें सगाई की रस्म शुरू कर देनी चाहिए। उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए वंदना कहती हैं, हाँ वैसे भी अब सगाई का मुहूर्त भी हो गया है। उसके बाद कुछ रस्मों के बाद रोहिणी रक्षित को अंगूठी पहना देती है। फिर रक्षित भी उसी तरह रोहिणी को अंगूठी पहना देता है। सब एक दूसरे से को बधाई देते हैं। फिर रोहिणी और रक्षित सबसे पहले आनंद जी का और फिर बारी सबका आशीर्वाद लेते हैं। कुछ देर बाद अब बस घर के ही लोग बचे थे। सारे मेहमान और रक्षित के पेरेंट्स भी जा चुके थे। बस रक्षित और शुभम बचे थे। समर्थ, रक्षित ... शुभम ने साथ में बाहर जाने का कुछ प्लान बनाया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अभी घर के सब लोग एक दूसरे से बातें करने में व्यस्त थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस वजह से किसी की आज्ञा पर नजर नहीं पड़ी। बहुत देर से उसके सर पर एक लाल रंग की रोशनी जल रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। समर्थ जो कि ऊपर अपना एक फ़ोन कॉल अटेंड करने गया हुआ था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऊपर से ही सबको देख रहा था, तभी उसकी नज़र आज्ञा पर जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जिसके सर पर लाल रंग की रोशनी जल रही थी, पर आज्ञा बार बार अपनी जगह से हिल रही थी, इस वजह से वो रोशनी बार बार हट रही थी। ये देखकर समर्थ का तो मानो दिल धड़कना ही भूल गया हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसे ये समझते देर नहीं लगी कोई आज्ञा को मारना चाहता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आज्ञा अभी उससे बहुत दूर थी। समर्थ अपना फ़ोन वहीं छोड़ आज्ञा की तरफ भाग। अब आज्ञा ने एक जगह शांत खड़ी थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। समर्थ दौड़ते हुए आज्ञा के पास पहुंचा और बिना वक्त गंवाए उसे धक्का दे दिया। अब सब लोग शांत हो चुके थे। तभी उस शांति को तोड़ते हुए एक गोली चलने की आवाज़ आती है। आज्ञा और समर्थ नीचे जमीन पर गिरे थे। समर्थ उसके ऊपर था और आज्ञा नीचे। आज्ञा ने डर के वजह से कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी है। समर्थ जल्दी से खुद को संभालते हुए उठता है। फिर वो आज्ञा को उठाते हुए कहता है, आज्ञा आप ठीक है। आज्ञा अभी बहुत डरी हुई थी, इस वजह से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। आज्ञा को चुप देख समर्थ और डर जाता है। वो अपने दोनों हाथ उसके गाल पर रख कहता है, आज्ञा आप ठीक है, प्लीज़ कुछ बोलिए आज्ञा। इस बार समर्थ की आवाज़ सुनकर आज्ञा होश में आती है। वो समर्थ की तरफ देखती है और फिर खुद को संभालते हुए कहती हैं, हाँ हम ठीक है। आज्ञा की बात सुन समर्थ एक राहत की सांस लेता है और झट से आज्ञा को गले लगा लेता है। उसने कसकर आज्ञा को गले लगा रखा था। समर्थ ही जानता था जब उसने आज्ञा पर वो पॉइंट देखा था तो वो कितना डर गया था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे इस एक पल में उसकी दुनिया ही उजड़ जाएगी। अगर आज आज्ञा को कुछ हो जाता तो वो इस बारे में सोचने से भी डर रहा था। अब उसकी आंखों के नम हो गई थी। फिर वो उससे अलग होता है और अपनी नम आंखें छुपाते हुए कहता है, आप सच में ठीक है ना? आज्ञा अपना सर हाँ में हिला देती है। तब तक उनके पास घर के बाकी सब लोग भी पहुंच गए थे। जाया जी घबराते हुए कहती हैं, आप दोनों ठीक तो हो ना? दोनों अपना सर हाँ में हिला देते हैं। फिर आनंद जी कहते हैं, पर ये सब किसने करवाया था? तभी वहां पर शुभम और रक्षित आ जाते हैं जो कि उस आदमी के पीछे गए थे जिसने आज्ञा को मारने की कोशिश की थी। रक्षित हौंफते हुए कहता है, वो आदमी भाग गया। आज्ञा तुम ठीक तो हो ना? शुभम कहता है, आज्ञा बस अपना सर हाँ में हिला देती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। समर्थ जो अभी शांत था, अब उसकी आंखों में खून उतर आया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उस बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से उमंग को आवाज लगाता है, पर उमंग का कोई जवाब नहीं आता। समर्थ जल्दी से किसी को फ़ोन करने की कोशिश करता पर वो इंसान फ़ोन नहीं उठा रहा था। इस वजह से उसका गुस्सा और बढ़ रहा था। वहीं वहां खड़ी वंदना अंदर ही अंदर डर रही थी। उसे डर था अगर वो इंसान समर्थ के हाथ लग गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ देर बाद उमंग अपने आदमियों के साथ उस आदमी को लेकर आता है। उमंग डरते हुए कहता है,
कुंवर सा ये रहा वो आदमी जिसने कुंवरानी सा पर हमला किया था। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 38 वंदना की सच्चाई सबके सामने। कुछ देर बाद उमंग अपने आदमियों के साथ उस आदमी को लेकर आता है। उमंग डरते हुए कहता है, कुंवर सा ये रहा वो आदमी जिसने कुंवरानी सा पर हमला किया था। समर्थ गुस्से से उस आदमी की तरफ बढ़ता है और उसकी कॉलर पकड़ कर उसके मुंह पे पंच मार देता है। वो इस वक्त बहुत गुस्से था। पंच मारने की वजह वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। समर्थ एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ता है और गुस्से से कहता है, बता किसने कहा था आद्या को मारने के लिए, बता। उद्धरण चिन्ह। वो आदमी फिर भी कुछ नहीं बता रहा था। इस पर समर्थ गुस्से से उमंग की तरफ देखकर कहता है, इसके घरवालों का पता लगाओ। समर्थ ने इतना ही कहा था कि वो आदमी बोल पड़ा, उर्वशी, मुझे किसी उर्वशी ने कहा था। उर्वशी का नाम सुनकर समर्थ एक और पंच उसके चेहरे पर मारते हुए कहता है, सच सच बता किसने कहा था, क्योंकि जिसका तुम नाम ले रहे हो वो 1 हफ्ते से हमारे कैद में है। अब सच बता वरना। समर्थ की बात सुनकर उस आदमी के साथ साथ सब हैरान थे। सबसे ज्यादा हैरान थी वंदना। उसी ने उस आदमी से कहा था, अगर पकड़ा गया तो उर्वशी नाम ले लेना। उद्धरण चिन्ह। उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। समर्थ को उर्वशी की सच्चाई पता चल चुकी है। वहीं अब वो आदमी उम्मीद में वंदना की तरफ देखता है। उस आदमी को वंदना की तरफ देखते हुए समर्थ देख लेता है। अब उसे ये समझते देर नहीं लगी कि आद्या पर हुए हमले के पीछे वंदना का ही हाथ है। वो गुस्से से लाल आंखों के साथ कहता है, हमें उसका नाम बताओ, वरना तुम अपने परिवार को जिंदा नहीं देख पाओगे। समर्थ की बात सुनकर वो आदमी अपनी उंगली से वंदना की तरफ इशारा करता है और हकलाते हुए कहता है, वैन, वंदना, उन्होंने मुझे। फिर वो आद्या की तरफ इशारा करता है और आगे कहता है, इस लड़की को मारने के लिए 10 लाख दिए थे। मेरी इस लड़की से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे परिवार को छोड़ दो। मैंने ये सब पैसों के लिए किया था। इसमें मेरे परिवार की कोई गलती नहीं है। उस आदमी की बातें सुनकर जहां एक तरफ सब शौक थे वहीं दूसरी तरफ वंदना का चेहरा पीला पड़ चुका था। समर्थ अपनी मुट्ठी भिजते हुए वंदना की तरफ देखता है तो वंदना ना अपनी कांपती आवाज को शांत करने की कोशिश करते हुए कहती हैं, छुट छुट कह रहा है ये आदमी। समर्थ, मेरा यकीन करो, मैं क्यों आद्या को मारना चाहूंगी। फिर वो आद्या की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, जरूर इसी ने ये सब किया होगा। समर्थ, ये सब इसने मुझे तुम्हारी नज़रों में गिराने के लिए किया होगा। समर्थ, मैं सच कह, इसी ने खुद पर हमला करवाया होगा और फिर इस आदमी को मेरा नाम लेने के लिए कहा होगा। समर्थ अब गुस्से से चीखते हुए कहता है, बस बस कीजिए छोटी माँ, आप थक नहीं गई अब ये भोलेपन का नाटक करते करते। ओह सॉरी माँ, कहने के तो आप लायक ही कहा हो। और क्या कह रही थी आप? आद्या ने आपको हमारी नज़रों में गिराने के लिए किया है। तो सुन लीजिए, आप तो कब का हमारी नज़रों में गिर चुकी है। समर्थ की बातें सुनकर सब हैरानी उसकी तरफ देख रहे थे। वंदना को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब बातें समर्थ कह रहा था। रोहिणी गुस्से से कहती हैं, ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? आप माँ से ऐसे बात कैसे कर सकते हैं और माँ ऐसा क्यों करेंगी? शांति जी, समर्थ की बुआ कहती हैं, हाँ समर्थ भाभी सा ऐसा क्यों करेंगी और आपको नहीं पता आद्या ने पहले क्या किया है? फिर भी आप उन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? नहीं रोहिणी बुआ सा, हम बिल्कुल सही है। और रही बात इनकी, तो ये पहली बार नहीं है जो ये ऐसा कर चुकी हैं। और आपको क्या लगता है हम बिना सच जाने इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? तो आज आपको हम इनकी पूरी सच्चाई बता ही देते हैं। इतना कहकर समर्थ रक्षित को कुछ इशारा करता है। रक्षित उसका इशारा समझता है और जाकर समर्थ का लैपटॉप लेकर आता है और अपने जेब से पेन ड्राइव निकलकर उस लैपटॉप में लगा देता है। फिर समर्थ एक एक करके वंदना और उर्वशी के खिलाफ जितने भी सबूत थे वो दिखा देता है। जहां एक तरफ सब घरवाले हैरानी से वो सब देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वंदना अब शांति से खड़ी थी। समर्थ उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, इन पर जो हमला हुआ था वो इन्होंने ही करवाया था। इन्होंने आद्या को 2 बार मारने की कोशिश की थी। पहली बार तब जब दादा साहब बीमार थे और अब आज।
और जो किडनैप्ड रोहिणी का हुआ था वो क्या भाई सा? रोहिणी नम आंखों के साथ कहती हैं। वो किडनैप भी इन्होंने ही करवाया था, और अगर आप सबको हमारी बातों पर अभी भी विश्वास नहीं है तो हमारे पास और एक सबूत है। फिर वो दरवाजे की तरफ देखकर कहता है, अंदर आ जाए। सब लोग दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे। तभी दरवाजे से एक शख्स अंदर आता है। सब लोग उसे शख्स को देखकर हैरानी से समर्थ को देख रहे थे। जी हाँ, आप सब सही समझ रहे हैं। ये वीर जी ही है जो अभी अभी दरवाजे से अंदर आए थे। कोष्टक। सब उस इंसान को हैरानी से देख रहे थे। अब तक शांत खड़ी वंदना तो जैसे सदमे में ही आ गई थी। वहीं बाकी घरवालों की आंखों में अब आंसू आ गए थे। वीर जी बीच में चलते चलते रुक जाते हैं, तो आद्या उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ लेती है। फिर वो उनका हाथ पकड़े आनंद जी के सामने आती है और कहती हैं, दादा सा देखिए, बाबा सा वापस आ गए हैं। हमने आपसे कहा था ना बाबा सा जिंदा है, तो देखिए वो वापस आ गए हैं। आनंद जी बस हैरानी से वीर जी को देख रहे थे। वो अपने कांपते हाथों को आगे बढ़ाकर उन्हें छूने की कोशिश करते हैं, पर उनके हाथ कांप रहे थे। आनंद जी को बीच में रुकता देख वीर जी जाकर उनके गले से लग जाते हैं। आज इतने सालों बाद अपने परिवार को देख उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। आनंद जी अपनी लड़खड़ाती जबान से कहते हैं, वीर, आप जिंदा है, आप सच में जिंदा है। हाँ बाबा सा, हम जिंदा है। वीर जी उनसे अलग होते हुए कहते हैं और फिर वंदना की तरफ मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, आप आज इतनी शांत क्यों खड़ी है? देखिए, हम आपकी कैद से आज़ाद हो गए हैं। आप जिन्हें मारना चाहती थी, जिन्हें तड़पाना चाहती थी, वो आज आपकी आंखों के सामने है। आज आपको आपके हर किए की सजा मिलेगी। हमने आपकी वजह से बहुत कुछ खोया है। आपने इन पैसों के लिए तो अपने पति तक को मार दिया। हमारे वीर जी का भाई हमसे छीन लिया। हमारे भाई को मार डाला। चैप्टर 39 रोहिणी का गुस्सा और दर्द। वीर जी उनसे अलग होते हुए कहते हैं और फिर वंदना की तरफ मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, आप आज इतनी शांत क्यों खड़ी है? देखिए, हम आपकी कैद से आज़ाद हो गए हैं। आप जिन्हें मारना चाहती थी, जिन्हें तड़पाना चाहती थी, वो आज आपकी आंखों के सामने है। आज आपको आपके हर किए की सजा मिलेगी। हमने आपकी वजह से बहुत कुछ खोया है। आपने इन पैसों के लिए तो अपने पति तक को मार दिया। हमारे वीर जी का भाई हमसे छीन लिया। हमारे भाई को मार डाला। सब हैरानी से वीर जी की तरफ देख रहे थे। वहीं वंदना तो ऐसे खड़ी थी जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये आप क्या कह रहे हैं वीर? आनंद जी हैरानी से कहते हैं। इस पर वीर जी कहते हैं, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आपको वो दिन याद है जिस दिन हम समर्थ को बचाने गए थे? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उस दिन जब हम उस फैक्ट्री से जब बाहर आ रहे थे तभी हमें पीछे से किसी आवाज आती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हम फैक्ट्री के पीछे वाले हिस्से में जब पहुंचे तब हमें ये वंदना की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी से बात करते हुए दिखाई दी। हमने पास जाकर सुनने की कोशिश की तब हमें पता चला वेद का एक्सीडेंट इन्होंने ही करवाया था, और वो किडनैपिंग समर्थ को मारने के लिए करवाई गई थी। पर इससे पहले कि हम उस फैक्ट्री से बाहर आते किसी ने हमारे सर पर मारकर हमें बेहोश कर दिया था। जब हमें होश आया तो हम उस खंडहर में थे जहां इन्होंने हमें पिछले 15 साल से कैद कर रखा था। रोहिणी जो कब से सबकी बातें सुन रही थी, वो वंदना के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो अपने नम आंखों के साथ कहती हैं, क्यों माँ सा, क्यों किया आपने ये सब? बताए ना माँ, आपने ये सब क्यों किया? आखिर क्या वजह थी आपकी जो आपने सबके साथ इतना बुरा किया? रोहिणी की बातें सुनकर वंदना उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहती हैं, तुम्हारे लिए। हाँ रोहिणी, तुम्हारे लिए। ये सब तुम्हारे लिए किया ताकि तुम इस रियासत की अगली उत्तराधिकारी बन सको, तुम्हें ये सारी प्रॉपर्टी मिले। मैंने ये सब तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक के लिए किया। रोहिणी उसका हाथ झटकती है और चीखते हुए कहती हैं, किसने कहा आपको हमें ये रियासत चाहिए? किसने कहा आपको हमें इस रियासत की उत्तराधिकारी बनना है? किसने कहा हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए, वो भी हमारे बाबा को हमसे छीनकर?
हमारे काका सा और हमारे भाई सा को हमसे छीनकर। हमने आपसे कभी ऐसा कहा हमें ये सब चाहिए? नहीं, हमने आपसे कभी ऐसा कुछ तो क्या कभी कुछ मांगा तक नहीं। पता है क्यों? फिर वो समर्थ की तरफ जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे वंदना के सामने लाकर कहती हैं, क्योंकि ये हमारे भाई सा हैं ना। इन्होंने कभी ये नौबत ही नहीं आने दी, बिना मांगे हम सब दे दिया। फिर वो जाया जी के पास जाती है और उन्हें वंदना के सामने लाकर कहती हैं, और ये हमारी बड़ी माँ, इन्होंने हमें आपसे भी ज़्यादा प्यार किया है। इतना प्यार हमसे किया जितना शायद आप कभी कर भी नहीं सकती। आपसे तो प्यार की उम्मीद करना ही बेकार, क्यों जो औरत पैसों के लिए अपने पति को मार सकती हैं, अपने बेटी को किडनैप कर सकती हैं, वो कभी खुद के अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती। वंदना उसका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, नहीं रोहिणी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने। पर रोहिणी फिर उसका हाथ झटकते हुए कहती हैं, दूर रहे हमसे, और अपने इन गंदे हाथों से हमें छूना भी मत। और क्या रही है, हम आपको गलत समझ रहे हैं। तो सही कहा आपने, गलत ही तो समझा हमने आपको इतने सालों से, पर अब जाकर ये गलतफहमी दूर हुई है। नहीं रोहिणी, ऐसा मत कहो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। वंदना रोहिणी से कहती हैं। इस पर रोहिणी गुस्से से चीखते हुए कहती हैं, नहीं है हम आपकी कुछ। आपका और हमारा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो था जब आपने हमें किडनैप करवाया था, बिना इस बात की परवाह किए कि वो लोग हमारे साथ कुछ भी कर सकते थे। आज हमें खुद से नफरत हो रही है कि हमने आप जैसी औरत के कोख से जन्म लिया। हमें खुद से घृणा हो रही है। आज आपकी वजह से हमारे बाबा सा हमारे साथ नहीं है। आप कह रही है आपने ये सब हमारे लिए किया है, हमें बचपन में अनाथ बनाकर, हमसे हमारे बाबा, हमारी खुशियाँ छीनकर। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है और तुम मुझे ये सब कह रही हो? वंदना गुस्से से कहती हैं, आप अपने पाप को हमारी परवाह का नाम मत दीजिए। हमने आपसे कुछ नहीं कहा था और ना ही कुछ मांगा था। आपने जो किया वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, हमारे लिए नहीं, इसलिए हमारा नाम भी मत लीजिए। एक बात और, आज से अभी से हम आपके लिए मर चुके हैं। हमारा और आपका रिश्ता खत्म। रोहिणी गुस्से से कहती हैं। रोहिणी की बातें वंदना को तीर की तरफ चुभ रही थी। वंदना गुस्से से एक बार आद्या की तरफ देखती है और कहती हैं, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे नफरत करने लगी है। मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें जिंदा छोड़कर, पर अब नहीं। इतना कहकर वो पास में खड़े एक आदमी से गन छीन लेती है और आद्या पर तान देती है। पर इससे पहले वो गन चला भी पाती, पीछे से किसी ने उसके के हाथ से गन छीन ली थी। उसने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो पीछे जावा जी खड़ी थी। जाया जी ने कसकर वंदना के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। वो गुस्से से बोली, ये थप्पड़ हमारे पति और बच्चे को हमसे दूर करने के लिए। जाया जी एक और थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए कहती हैं, ये थप्पड़ हमारे बाबा सा और हमारी आद्या को मारने की कोशिश करने के लिए। कैसी औरत है आप, हमें दिन आ रही है आपसे कुछ पैसों के लिए अपने पति को ही मार दिया। छी, अगर ये महल, रियासत और ये गद्दी ही चाहिए थी तो एक बार मांग लेती, कोई आपको मना नहीं करता, सब आपको खुशी खुशी दे देते। वंदना गुस्से से कहती हैं, मुझे भिख नहीं चाहिए थी, मुझे मेरा हक चाहिए था, और वो मैं एक ना एक दिन लेकर रहेंगे। तभी पीछे से पुलिस आते हुए कहती हैं, वो आप जेल में मांग लेना, फिलहाल हमारे साथ अपनी असली जगह चलें। ये कहते वक्त वो पुलिस वाला अपने साथ आए एक लेडी कांस्टेबल को इशारा करता है। उसका इशारा पाते ही वो लेडी कांस्टेबल वंदना के पास जाकर उसे हथकड़ी पहना देती है। वंदना झटपटाते हुए कहती हैं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। फिर वो आद्या और समर्थ की तरफ नफरत से देखते हुए कहती हैं, बहुत पछताओगे तुम दोनों, तुम्हारे वजह से आज मेरी बेटी मुझसे दूर हुई। मैं तुम दोनों से तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, और आद्या मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम देख लेना, तुम्हारी वजह से मेरी 15 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वंदना गुस्से में जो मन में आया वो बोले जा रही थी। फिर वो रोहिणी की तरफ देखकर कहती हैं, रोहिणी,
मेरे यकीन करो, मैंने ये सब तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने के लिए किया है। रोहिणी, रोहिणी। पर रोहिणी अपना मुंह फेर लेती है। पुलिस वंदना को अपने साथ ले जाती है। जाते जाते वंदना आद्या और समर्थ की तरफ देखकर कहती हैं, मैं वापस जरूर आऊंगी और तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगी। वंदना के जाते ही रोहिणी जमीन पर बैठकर रोने लगती है। आज किसी से रोहिणी के आंसू देखे नहीं जा रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। आद्या हिम्मत करके उसके पास जाती है और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहती हैं, हमें माफ़ कर दीजिए रोहिणी, हम आपका। पर इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती रोहिणी उसके गले लगकर रोने लगती है। कुछ देर ऐसे ही रोने के बाद वो उससे अलग होती है और कहती हैं, माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए भाभी सा, गलत तो आपके साथ हुआ है। हमने और हम सब ने आपको गलत समझा, न जाने क्या क्या कहा। आपको उस बात के ताने दिए जो आपने कभी किए ही नहीं थे। आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं, और हमने बदले में आपको सिर्फ ताने दिए। सजा दी वो भी उसकी जिसकी जिम्मेदार हमारी माँ। उन्होंने हमारे बाबा को हमसे छीन लिया। ये सब कहते कहते वो एक बार फिर आद्या के गले लगकर रोने लगी। आद्या उसका सर सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करती है और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहती हैं, नहीं रोहिणी, इन सब में आपकी क्या किसी की भी कोई गलती नहीं है। गलती हालातों की है। आप पहले रोना बंद कर दीजिए। चैप्टर 40। हम अब और आपकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। आद्या उसका सर सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करती है और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहती हैं, नहीं रोहिणी, इन सब में आपकी क्या किसी की भी कोई गलती नहीं है। गलती हालातों की है। आप पहले रोना बंद कर दीजिए। तभी जाया जी उसके पास जाती है और उसे सीने से लगाकर कहती हैं, रोहिणी, जो कुछ भी हुआ है या किया है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप खुद को दोषी मत ठहराइए। चलिए अपने आंसू पोंछिए, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। जाया जी उसके आंसू पोंछते हुए कहती हैं। अब रोहिणी काफ़ी हद तक शांत हो गई थी। फिर वो उठती हैं और वीर जी के पास जाकर कहती हैं, आप हमसे नहीं मिलेंगे काका सा, हमने आपको बहुत याद किया। रोहिणी की बात सुनकर वीर जी नम आंखों से मुस्करा दिए। वो उसे गले लगाते हुए कहते हैं, ऐसे कैसे हमारी राजकुमारी से नहीं मिलेंगे, और हमने भी आपको बहुत याद किया। चलिए अब अपना ये रोना बंद कीजिए, क्योंकि हमें हमारी रोहिणी ऐसे रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। कुछ देर बाद वीर जी एक एक करके सबसे मिल रहे थे। तभी आद्या उनके पास आकर उनका हाथ पकड़ती है और उन्हें जाया जी के सामने लाकर खड़ा कर देती है। वो जाया जी की तरफ देखकर कहती हैं, बाबा सा, हम सब से ज़्यादा अगर किसी ने आपको याद किया है तो वो माँ सा है। आप उनसे नहीं मिलेंगे। इस पर वीर जी जाया जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, आज हम जिस हाल में वो आपकी बात ना मानने की वजह से ही थे। अगर हमने पहले ही आपकी बातों पर भरोसा किया होता तो शायद हम अपने ज़िंदगी के 15 साल अपने परिवार के साथ बिताते। हमें माफ़ कर दीजिए जाया, हमारी वजह से आपको भी यह सब सहना पड़ा। जाया जी के आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो नम आंखों के साथ कहती हैं, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं। किसी पर विश्वास करना गलत नहीं होता, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। आप हमसे माफ़ी मत मांगिए। आज तो हमें खुश होना चाहिए, और आप ये कैसी बातें लेकर बैठ गए हैं। फिर वो आद्या की तरफ देखती है और उसे गले लगा लेती है। वो उससे अब थोड़ा अलग होकर कहती हैं, आज हमारी इस खुशी की वजह आप हैं। आपने हमें ना सिर्फ हमारा बेटा लौटाया, बल्कि वो भी लौटाया है जिसकी उम्मीद हमने अपने सपने में भी नहीं की थी। हमें समझ नहीं आ रहा है हम आपको कैसे शुक्रिया कहें। इस पर आद्या कहती हैं, आपके हाथ की मटर कचौरी खिलाकर। आद्या की बात सुनकर जाया जी हल्का सा मुस्कुरा देती है। शुभम को कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए वो पहले ही चला गया था। अब महल में सिर्फ घर के सदस्य और रक्षित था, जिसे समर्थ ने रोक लिया था। तभी रक्षित नौटंकी करते हुए कहता है, अरे भाई, आज यहाँ खाना मिलेगा भी, या फिर हम सब आपकी माफ़ी से ही पेट भर ले। रक्षित की नौटंकी देखकर सब हंस देते हैं और सब खाना खाने के लिए सब डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हैं। रोहिणी मन नहीं है कहकर वहाँ से चली जाती है। सब घरवालों को भी उसे इस वक्त उसका अकेले रहना सही समझते हैं।
वहीं आद्या का मन नहीं था, इसलिए वो कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी उसे पीछे से शांति जी की आवाज़ आती है जो उसे ही बुला रही थी। आद्या पीछे पलट कर देखती है तो पीछे वर्तिका, विहान और शांति जी खड़ी थी। आद्या उनकी तरफ देखकर कहती हैं, बुआ सा आपने हमें बुलाया। इस पर शांति जी उसके सामने आकर कहती हैं, हम जानते हैं, हमने भी आपको गलत समझा, आपको भला बुरा कहा, उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए। आद्या उनके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, ये आप क्या कर रही है बुआ सा? बड़ों के हाथ आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, हाथ जोड़ते हुए नहीं। हम जानते हैं आपने ये सब गलतफहमी के चलते कहा था, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। तभी विहान और वर्तिका भी अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहते हैं, हमें भी माफ़ कर दीजिए भाभी सा। आद्या उन दोनों को गले लगाते हुए कहती हैं, हम आपसे भी नाराज़ नहीं है, और आपने तो कभी हमें कुछ नहीं कहा ना, तो आप हमसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? एक बात और, दोनों ही हमारे लिए हमारे बहन भाई की तरफ है। हम ना ही आपसे नाराज़ हैं और ना ही किसी और से। वहीं दूर खड़ा समर्थ आद्या की तरफ देखकर कहता है, सबको माफ़ कर दिया, हमें भी कर दीजिए अब, और नहीं बर्दाश्त होती है आपकी नफ़रत। रात का वक्त, आद्या बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। वो चांद को देखकर मन ही मन कहती हैं, आज हमने हमारे साथ गलत करने वालों को उनकी सही जगह पहुंचा दिया। बस अब 2 महीने बचे हैं, फिर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे जहाँ हम कभी अपने अतीत को याद ना कर सके। पर जाने से हम सबको बहुत सारी खुशियाँ देकर जाएंगे। तभी उसे पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो इस एहसास को अच्छे से पहचानती थी। वो बिना कुछ बोले वहीं खड़ी रहती है। न समर्थ उसके पास जाकर कहता है, हमें आपसे कुछ बात करनी है। इस पर आद्या कुछ नहीं कहती है। समर्थ को आद्या का ये बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो उसके पास जाते हुए एक बार फिर कहता है, हमें का हमें आपसे कुछ बात करनी है। इस बार आद्या बस हम में जवाब देती है। उसने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। समर्थ इस बार आद्या का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। आद्या उसके सीने से टकरा जाती है। वो उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती हैं, छोड़िए हमें समर्थ। पर समर्थ अब उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है और उसे दीवार से लगाकर खड़ा हो जाता है। समर्थ उसकी दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ता है और गुस्से से कहता है, क्या चाहिए आपको आद्या? क्यों कर रही है आप ऐसा? क्यों हमसे भाग रही है? आद्या समर्थ की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहती हैं, आपको क्या चाहिए? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपने ही कहा था ना हम आपसे दूर रहे, तो अब आप क्यों हमारे पास आ रहे हैं? दूर रहिए हमसे, हमारा आपसे। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती समर्थ अपना फोरहेड उसके फोरहेड पर रख कहता है, आप हमारी पत्नी है, पति पत्नी का रिश्ता है हमारा। हाँ हमने कहा था हमसे दूर रहने के लिए, पर तब की बात अलग थी आद्या। अब हम आपके पास रहना चाहते हैं। हम अब और आपकी इस नफ़रत को नहीं बर्दाश्त कर सकते। आद्या उसे धक्का देते हुए कहती हैं, समर्थ छोड़िए हमें। पर समर्थ था कि टस से मज़ नहीं हो रहा था। आद्या अब अपना सारा जोर लगाते हुए उसे खुद से दूर कर देती हैं। समर्थ की पकड़ के वजह से उसके हाथ रंगत ले चुके थे। आद्या अब एक सार्कास्टिक स्माइल देते हुए कहती हैं, हम आपसे नफ़रत कर रहे हैं। समर्थ आप इसे नफ़रत कह रहे हैं तो फिर आप करते थे वो क्या था? आप हमारी इतनी सी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हमारा क्या समर्थ, हमने तो आपकी नफ़रत तब से सही है जब से हम आपकी ज़िंदगी में आए थे। उद्धरण चिन्ह। Thanks for watching and subscribe for listening next chapters of Reborn Story of Love and Hate.